सभी विद्यार्थियों का आज भूगोल विभाग श्री प्रताप सिंह बारठ राजकीय महाविद्यालय शाहपुरा के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बात करेंगे राजस्थान का भूगोल के अंतर्गत भौतिक प्रदेशों में। पूर्व वीडियो में हमने पढ़ा कि भौतिक प्रदेश किसे कहते हैं और राजस्थान के कितने भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया जाता है। उसी अध्याय को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करते हैं कि जो हमने पूर्व वीडियो में अध्ययन किया कि अध्ययन की दृष्टि से जो हमारा पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है उसे हम दो भागों में विभाजित करते हैं। पश्चिमी रेतीला मरुस्थल और अर्धशुष्क मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। ये दो उप विभाजन किए जाते हैं। तो हम इसी का आगे विस्तृत अध्ययन प्रारंभ करेंगे। तो हम देखेंगे कि पश्चिमी रेतीले मरुस्थल को दो भागों में विभाजित किया जाता है। पश्चिमी रेतीला मरुस्थल जिसमें बालुका स्तूप युक्त प्रदेश तथा दूसरा बालुका स्तूप मुक्त प्रदेश, ये दो विभाजन इसमें किए जाते हैं। जो दूसरा विभाजन है अर्धशुष्क प्रदेश, उसे चार भागों में विभाजित करते हैं। लूनी बेसिन, नागौर उच्च भूमि, शेखावटी प्रदेश तथा गग्गर का मैदान। आज हम बात करेंगे पश्चिमी रेतीले मरुस्थल के बारे में। तो हम देखिए, रेतीला जो मरुस्थल है उसकी महत्वपूर्ण विशेषता है बालुका टीले। जो विस्तृत बालुका स्तूप हैं, उन बालुका स्तूपों के आधार पर ही या रेत के टीलों के जमाव के या उनकी आकृति के आधार पर उस पश्चिमी रेतीले मरुस्थल में विभिन्न प्रकार के बालुका स्तूप पाए जाते हैं। तो हम आज अध्ययन ये करेंगे कि हमारे पश्चिमी रेतीले मरुस्थल में कितने प्रकार के बालुका स्तूप पाए जाते हैं और उन बालुका स्तूपों की मुख्य विशेषता क्या है। तो हम सबसे पहले जो एक नंबर पर अध्ययन करेंगे वह रेखीय बालुका स्तूप। रेखीय बालुका स्तूप, इसे हम पवनानुवर्ती बालुका स्तूप भी कहते हैं, अनुदैर्ध्य बालुका स्तूप भी कहते हैं। अर्थात अनुदैर्ध्य का मतलब पवन की दिशा के समानांतर। जब पवन की दिशा अगर दक्षिण पश्चिम से है तो उसी के समानांतर इनका विस्तार होता है। तो ये आप देखिए, जैसे ये बालुका स्तूप है तो ये बालुका स्तूप पवन की दिशा के समानांतर। स्तूपों की दिशा जो राजस्थान में पश्चिमी भाग में होती है वो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर होती है। तो एक महत्वपूर्ण विशेषता ये है कि रेखीय बालुका स्तूप जो है वो किसके पवन की दिशा के समानांतर बनते हैं। उनकी दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की होती है। बाड़मेर, जैसलमेर और जैसलमेर में भी मुख्य रूप से रामगढ़ के समीपवर्ती भाग में तथा जोधपुर में समानांतर श्रेणी के रूप में ये 10 मीटर से 60 मीटर की औसत ऊंचाई में मिलते हैं। तो चार महत्वपूर्ण विशेषताएं ध्यान रखनी है। पवनानुवर्ती, अनुदैर्ध्य, दूसरा स्तूपों की दिशा जो है वो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर होती है। बाड़मेर जैसलमेर का जो रामगढ़ क्षेत्र है तथा जोधपुर के में ये समानांतर श्रेणी में 10 से 60 मीटर की औसत ऊंचाई लिए हुए मिलते हैं। दूसरा जो स्तूप है वो है अनुप्रस्थ बालुका स्तूप। इसकी महत्वपूर्ण विशेषता है कि ये पवन की दिशा के समकोण पर बनते हैं। तो ये मानचित्र में हम देख सकते हैं, ये डायग्राम बनाया गया है। पवन की दिशा के समकोण पर ये बालुका स्तूपों का जमाव है। जब पवन दीर्घकाल तक मंद गति से, यहाँ महत्वपूर्ण बात ध्यान रखनी कि अनुप्रस्थ बालुका स्तूप तभी बनेंगे जब पवन लंबे समय तक एक धीमी गति से एक ही दिशा में प्रवाहित होती रहे, तो उससे निर्मित जो टीले हैं वो अनुप्रस्थ प्रकार के टीले कहलाते हैं। तीसरा जो महत्वपूर्ण हमारा बालुका स्तूप का प्रकार है वो है बरखान, जो कि सबसे ज़्यादा चर्चित है और सबसे महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से भी। बरखान एक अर्धचंद्राकार आकृति युक्त, जिसकी 100 से 200 मीटर की चौड़ाई तथा 10 से 20 मीटर की ऊंचाई होती है। सामान्य रूप से एक अर्धचंद्राकार आकृति है जिसका मध्यवर्ती जो भाग है वो बहुत अधिक विस्तृत होता है, चौड़ा होता है, लेकिन किनारे इसके सक्रिय होते हैं या पूछनुमा होते हैं। इसके जो बीच का भाग है जिसको यहाँ हमने कहा गर्त और ढली, ढाड़ या थली,
इसके 3 भाग होते हैं। मध्य के भाग की हमने बात करी, सर्वाधिक ऊंचा होता है और मोटा होता है, इसकी मोटाई सबसे अधिक होती है। दूसरा, इसके किनारे का भाग पवनानुवर्ती होता है। तीसरा, आखिरी भाग गर्तनुमा होता है, इसे ढाड या थली कहते हैं। तो आप ये देखिए, यहाँ 3 भाग हैं। पहला भाग है ये किनारे के नाम, जो पूंछनुमा भाग है वो पवन की दिशा के समकोण पर आ जाते हैं, क्योंकि पवन की दिशा के समकोण पर किनारे समकोण पर आ जाते हैं। तो जो मुख्य भाग है, मुख्य भाग के मध्यवर्ती में तो जो पवन की दिशा रहती है वो समकोण रहती है, लेकिन जैसे जैसे हम पूंछ की ओर भाग या बाहरी भाग में आते हैं, वह जो रेत के टीले हैं वो पवन के समानांतर हो जाते हैं, पवन की दिशा का अनुसरण करने लग जाते हैं। और इन दोनों किनारों के मध्य का जो एक बालू का स्तूप मुक्त जो भाग होता है, जिसमें रेत के टीले नहीं होते हैं, एक गर्त होता है, उसे गर्त या ढाड या थली कहा जाता है। बरखान का जो विस्तार है वो मुख्य रूप से जैसलमेर, सूरतगढ़, मेंढा नदी घाटी, सीकर, चूरू, झुंझुनू जिलों में इसका विस्तार मिलता है। तो आप ध्यान रहे, जैसलमेर, सूरतगढ़ का गंगानगर, सीकर की मेंढा नदी घाटी। इसके अलावा बीकानेर के लूणकरणसर, जोधपुर के फलोदी और ओरछा में भी बरखान मिलते हैं। इनकी महत्वपूर्ण विशेषता सर्वाधिक गतिशील होते हैं। सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है बरखान सर्वाधिक, सभी बालू का स्तूपों में सर्वाधिक गतिशील बालू का स्तूप होते हैं बरखान। इसी का एक, जब बरखान के किनारे टूटकर, जो बाहरी किनारे हैं वो टूटकर, अर्थात जैसे अगर मान लीजिए बरखान है और इसके जो आगे के किनारे हैं, ये किनारे टूट जाते हैं और ये किनारे इस तरह से अलग हो जाते हैं। तो जब बरखान के किनारे टूटकर रेखीय रूप में अलग दिखाई देते हैं, जो कि भाग पहले इसके साथ जुड़ा हुआ था अब अलग हो गया, तो उसे हम सीफ कहते हैं। ये अनुदैर्ध्य प्रकार का हो जाता है। इसमें बरखान का जो किनारे वाला हिस्सा है, जो पूंछनुमा भाग है, वो उससे मुख्य बरखान से टूटकर अलग हो जाता है। चौथा बालू का स्तूप है पैराबोलिक बालू का स्तूप। ये जो बालू का स्तूप है, ये महिलाओं के बालों के पिन की आकृति में निर्मित सेवण प्रारूप में बनता है। इसमें क्या होता है, एक पतली कटक पीछे जुड़ जाती है। एक सामान्य रूप से आप देखेंगे तो अगला हिस्सा बरखान की तरह दिखाई देता है, लेकिन बरखान में पीछे कटक नहीं होती और इसमें एक कटक हो जाती है, जो ये क्लेचर के आकृति में दिखाई देता है, जो महिलाएं बालों में लगाती है। तो इसलिए ये पैराबोलिक जो बालू का स्तूप है, इसे कहते हैं कि एक क्लेचर आकृति का जो निर्मित रेत का टीला है वो पैराबोलिक बालू का स्तूप कहलाएगा। ये सर्वाधिक मात्रा में मिलते हैं तथा लगभग मरुस्थल के सभी जिलों में इनका विस्तार मिलता है। अगला तारा बालू का स्तूप। तारा बालू का स्तूप जो है, उसका मतलब है कि जब पवन अनियमित हो और अनियमित होकर इसकी कोई एक निश्चित दिशा का अनुसरण ना करे, अलग अलग दिशाओं से उसका मूवमेंट होता रहे, तो रेत के टीले का जमाव भी क्या हो जाएगा, अनियमित हो जाएगा। और इसके कारण जो रेत का टीला है वो हमें तारा जैसी आकृति में दिखाई देगा, इसलिए हम उसे तारा बालू का स्तूप कहते हैं। ये स्तूप जैसलमेर के मोहनगढ़ और सूरतगढ़ के क्षेत्र में, जो गंगानगर सूरतगढ़ वाला हिस्सा है, वहाँ दिखाई देते हैं। अगला है नेटवर्क बालू का स्तूप। जब देखिए, ये अलग अलग प्रकार के बालू का स्तूपों को जोड़ने का काम करता है। तो एक बालू का स्तूप हो गया, जैसे किसी स्थान पर बरखान है, दूसरा कोई अनुप्रस्थ बालू का स्तूप है, कहीं रेखीय बालू का स्तूप है। लेकिन अगर ये तीनों बालू का स्तूप एक पतली पतली कटक के द्वारा अगर मिल जाए आपस में, तो ये जो पतली कटक है, ये कटक कहलाती है नेटवर्क बालू का स्तूप। ये बालू का स्तूप कहलाते हैं नेटवर्क बालू का स्तूप। तो रेखीय, अनुप्रस्थ और बरखान को आपस में जोड़ने वाले जो बालू का स्तूप हैं, वो नेटवर्क बालू का स्तूप कहलाते हैं। अर्थात सामान्य रूप से आप देखिए कि कहीं भी अलग अलग बालू का स्तूपों को अगर कोई पतली कटक या पगडंडी जैसी ऊंची आकृति में एक पतला कटक है, तो वह नेटवर्क बालू का स्तूप की श्रेणी में आएगा, कहा जाएगा। अगला है बरखोनाइट्स। जब बरखान की भुजाएं आपस में टूट जाती है, जो किनारे वाली भुजाएं टूट जाती है और रेत का टीला अंडाकार आकृति में आ जाता है, तो उसे हम बरखोनाइट्स कहते हैं। तो आप देखिए, बरखान से ही मॉडिफिकेशन होते जा रहे हैं। पूंछ हट गई, पूंछ हटने के बाद भी उसका जो मध्यवर्ती सबसे मोटा भाग है वही दिखाई दे रहा है, अंडाकार आकृति में दिखाई दे रहा है, तो उसका नाम क्या हो गया, बरखोनाइट्स हो गया। अगला है अवरोधी बालू का स्तूप।
ये सामान्य रूप से कि छोटी झाड़ी, मृत पशु, कंकाल, भवन या किसी पहाड़ी के अवरोध के कारण निर्मित रेतीले टीले अवरोधी बालू का स्तूप कहलाते हैं। बूढ़ा पुष्कर, पुष्कर, बिचुन पहाड़, हर्ष पहाड़ियाँ, सीकर, कुचामन पहाड़ियाँ, नागौर का जो समीपवर्ती भाग में ऐसे स्तूप हमें देखने को मिलते हैं। तो सामान्य रूप से जब अरावली श्रेणियों के सारे जो मरुस्थलीय भाग है वहाँ इस तरह के अवरोधी बालू का स्तूप हमें दिखाई देते हैं। स्क्रव काफिस बालू का स्तूप, जो कि अंतिम बालू का स्तूपों का प्रकार है, ये केवल झाड़ी या घास के झुंड के पास कम ऊंचाई के बालू का स्तूप होते हैं। कोई छोटी सी झाड़ी के पास में एक छोटा सा जिसकी ऊंचाई 5 मीटर से भी कम होती है, तो इसकी औसत ऊंचाई भी 5 मीटर से कम होती है। तो छोटे जो बालू का स्तूप है स्क्रव काफिस बालू का स्तूप कहलाते हैं। अगला जो है पश्चिमी रेतीले मरुस्थल का जो महत्वपूर्ण है बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश, उसकी भी हम यहाँ चर्चा करेंगे। तो बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश जो है रेतीले मरुस्थल के पूर्व में जैसलमेर और बाड़मेर में चट्टानी प्रदेश है। तो आपको ध्यान रखना है कि बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश जो है वो जैसलमेर और बाड़मेर में मुख्य रूप से, बाड़मेर जैसलमेर का चट्टानी क्षेत्र भी हम इसे कहते हैं। यहाँ टर्शियरी व प्लेस्टोसिन काल की चूना पत्थर व सेल चट्टानें पाई जाती है। तो जो हमारा पश्चिमी रेतीला भाग है वहाँ एक ऐसा छोटा सा क्षेत्र है जैसलमेर और बाड़मेर में। ये भाग जो है मुख्य रूप से पूरे मरुस्थल के बीच में ये भाग कहलाता है चट्टानी मरुस्थल या बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश। यहाँ मुख्य विशेषता टर्शियरी काल और प्लेस्टोसिन काल की चूना पत्थर सेलें। यहाँ की एक सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है, यहाँ 18 करोड़ वर्ष पुराने 18 करोड़ वर्ष पूर्व के जीवाश्म मिलते हैं। और 18 करोड़ वर्ष पूर्व के जो जीवाश्म मिलते हैं वह जुरासिक काल के लकड़ी के अवशेष हैं। 18 करोड़ वर्ष पूर्व के जुरासिक काल के लकड़ी के अवशेष हैं, जिसे आकलवुड फॉसिल पार्क भी कहते हैं। ये जैसलमेर में है। ये प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है। आकलवुड फॉसिल पार्क कहाँ है? जैसलमेर में है। 18 करोड़ वर्ष पुराने यहाँ लकड़ी के अवशेष मिलते हैं। कार्बन डेटिंग पद्धति C14 एक महत्वपूर्ण है पद्धति है जिसके द्वारा हम किसी भी वस्तु की आयु को ज्ञात कर सकते हैं। अब देखिए इस भाग की और महत्वपूर्ण विशेषताओं पे हम चर्चा करेंगे। तो यहाँ एक मीठे जल का अथाह भंडार है जिसे चंदन नलकूप कहते हैं, थार का गड़ा कहते हैं, वह भी इसी चट्टानी मरुस्थलीय प्रदेश में है। यह प्राचीन सरस्वती नदी का अवशेष माना जाता है। आकलवुड फॉसिल पार्क में जो जीवाश्म हमें मिलते हैं वो कोणधारी वनों से संबंधित हैं, जिससे हमें ये रिप्रेजेंट होता है कि ये भाग कभी ना कभी शीत जलवायु दशाओं से संबंधित रहा है। ठंडी जलवायु के क्षेत्र में ही कोणधारी वन मिलते हैं। तो एक जबकि हमारे यहाँ अभी उष्ण जलवायु दशा है, तो इससे ये माना जाता है कि कभी ना कभी ये भूभाग शीत जलवायु दशाओं का हिस्सा रहा था। चट्टानी मरुस्थल होने के कारण इसे हम हमादा भी कहते हैं। हमादा शब्द सारा मरुस्थल से लिया गया है। एक महत्वपूर्ण प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। पोखरण से मोहनगढ़ तक 60 किलोमीटर की लंबाई में एक मीठे जल का भंडार की एक श्रेणी पाई जाती है। इसी क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण घास सेवण पाई जाती है। यहीं मरुस्थल में एक पीवड़ा नामक सर्प की प्रजाति मिलती है जो सबसे अधिक विषैली होती है। तो ये एक महत्वपूर्ण फैक्ट है जो विभिन्न एक परीक्षाओं में भी पूछे जाते हैं। नेक्स्ट हम अगले वीडियो में अर्धशुष्क मरुस्थलीय प्रदेश पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।